संयोग से उसके ज्योतिषी मित्र भी उस समय वहां आए थे और वो मित्र का उस ज्योतिषी पर बड़ा विश्वास था। अब उसने, मैं अचानक पहुंच गया, उन्होंने हमारा परिचय करा दिया, ऐसे बड़े ज्योतिषी हैं, ऐसा है वैसा है, मेरे बारे में भी कुछ बताया। बोले इनकी भी जरा भविष्य क्या है जरा सुना दीजिए। और उनको तो अनुभव था कि वो कहते बराबर सच कहते थे, तो उनको लगा कि मेरे बारे में भी कुछ जानने की इच्छा मुझे होगी या उनको होगी। कहा इनकी भी जरा बताइए क्या बात है। देखा, उन्होंने हाथों हाथ देखा, उनको जो कुछ देखना होगा सो देखा और कहा कि हाँ वैसा तो ठीक है, लेकिन 75 वर्ष के होते तक इसको दरिद्रता का बड़ा कष्ट होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और पूछ लूं कुछ इससे। ठीक है, 75 वर्ष तक तो कष्ट होगा, लेकिन बाद में कुछ मिलेगा? नहीं बोले मिलने वाला वगैरह कुछ नहीं है। मैंने फिर फर्क कौन सा रहा? तो बोले 75 वर्ष तक आपको कष्ट होगा, दरिद्रता का कष्ट होगा, और 75 साल के बाद आपको आदत हो जाएगी, मिलने वाला कुछ है। और बिल्कुल सही भविष्यवाणी की इसने। मिला तो है, लेकिन आप मेरा नाम भी नहीं लिखा है उस पर। जिस बाबा साहेब आप्टे स्मारक समिति के संदर्भ में मुझे अधिक जाना जाता है, उस समिति का नाम उस पर लिखने के लिए मैंने कहा था, और वो उसी काम में लगेगा। और इसलिए जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया वो वास्तव में संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और माननीय बाबा साहेब आप्टे, स्वर्गीय बाबा साहेब आप्टे, इनके कृपा से ही एक अच्छा सफल जीवन, संतुष्ट जीवन बिताने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप भी उनके ऋणी हैं, मैं भी उनका ऋणी हूं, और इसलिए बाबा साहेब आप्टे स्मारक समिति के द्वारा जो भी कार्य होंगे उसी कार्य में ये सारा धन लगेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बाकी ऐसे अवसर पर मुझे और कुछ बोलना ये बहुत उचित नहीं है। फिर भी जिन विषयों की चर्चा चली है बाबा साहब के संबंध में, उनके स्मारक समितियों के संबंध में, जिसके संबंध में आज की परिस्थिति में हम लोग कैसे सोचना चाहिए, इसका कुछ विचार मन में आता है, उसको थोड़े शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, परम पूज्य गुरुजी, बाबा साहेब आप्टे, अन्य कार्यकर्ता, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अपने सब सहकारी, सबके प्रयास से धीरे धीरे हिंदुस्तान के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, ये हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसमें और गति लाना, इसके आयाम और बढ़ाना, ये काम अभी बाकी है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सभी पहलुओं में हमारा कोई एक तंत्र है, और उस तंत्र के आधार पर ही इस समाज का, राष्ट्र का जीवन सुखी, संपन्न, आदरणीय इस प्रकार का बन सकता है, दुनिया में सम्मान प्राप्त हो सकता है। और इसलिए हिंदुत्व के विचार के आधार पर ही अपने देश की समाज रचना, राज्य रचना, बाकी भी और अनेक विषयों में हिंदुत्व का आधार बनाकर अगर हम काम करेंगे तो ही उज्जवल भविष्य हमारे देश के लिए है, ऐसा परम पूज्य डॉक्टर जी मानते थे। और इसीलिए उसी दिशा में सब लोग काम करें, इस प्रेरणा से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन आजकल की पद्धति के अनुसार लोग जब पूछते थे कि भाई ये संघ तो संघ स्थान पर खेल रहा है,
कबड्डी खेल रहा है, और इसमें से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? क्या संबंध है इन दोनों का? इसको या तो जानबूझकर समझ नहीं पाए या अज्ञान से समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? अगर हम सब पढ़े लिखे लोग एक प्रसिद्ध वाक्य जानते हैं, प्रसिद्ध प्रसंग जानते हैं, नेपोलियन की हार हुई वाटरलू की लड़ाई में, जिस अंग्रेज सेनापति ने उसका नेतृत्व किया था, उसे जब पूछा गया कि किस कारण से तुम ये युद्ध जीते, वाटरलू की लड़ाई किस कारण से जीते, तो उसका जो प्रसिद्ध उत्तर है उस पर हम सब अगर विश्वास कर सकते हैं, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्ले फील्ड्स ऑफ ईटन एंड हैरो, इस पर अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो संघ स्थान पर खेली हुई कबड्डी के द्वारा इस राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्माण होगा, इस पर विश्वास करने में आपत्ति कौन सी है? गलत क्या है? असंभव क्या है? और वैसे ही हो रहा है। धीरे धीरे इसी प्रकार के शिक्षा में से तैयार होकर लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। सभी क्षेत्र में अभी पहुंच गए ऐसी बात में नहीं, और बहुत खाली है क्षेत्र, उसमें भी जाएंगे और उस क्षेत्र के हिंदुत्व के आधार पर पुनर्रचना करेंगे, ऐसा विश्वास धीरे धीरे सब लोगों के मन में हो रहा है। सभी विषयों के नाम लेकर के चर्चा करना न संभव है, न आवश्यक है, न मेरी वो क्षमता है, लेकिन जिस एक विषय से कुछ जुड़ा हुआ हूं और आजकल जिसकी चर्चा बार बार सार्वजनिक जीवन में होती है, उनका उल्लेख करके मैं मेरा निवेदन समाप्त करूंगा। वो विषय आजकल हर एक कोई भी वक्ता भाषण करने के लिए खड़ा हुआ कि वो प्रारंभ यहीं से करता है। अब हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, फिर वो अपने विचारों से सहमत हो तो वो कहता है कि अगले आने वाली शताब्दी जो है वो हिंदू शताब्दी होगी। बीता कल किसका भी हो, आता कल हमारा है, ये भाषण आपने सुना होगा। जो विरोधी हैं वो भी शताब्दी, अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। ठीक भी है, प्रचलित है, अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी होगी। ईसा की गिनती से 2000 वर्ष पूर्ण होकर 21वीं शताब्दी में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मन में विचार यह आता है कि क्या ये हमारी 21वीं शताब्दी है? दुनिया की होगी, हमारी कौन सी है? हमारे यहां भी काल गणना का कोई प्रकार था या नहीं था? या जैसे विदेशी लेखक विचारवान और उनके साथ हमारे यहां पर भी उनके कुछ पिछलग्गू कहते हैं कि इनके पास कुछ था ही नहीं, जो कुछ मिला सब पश्चिम से मिला, और इसलिए उसी प्रकार की रट लगा रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या हमारी कोई कालगणना है, उसके अनुसार भी कोई शताब्दी है और कोई कालगणना माप है? और सौभाग्य की बात यह है कि अगर हम उसमें जाएंगे, शास्त्री जी जैसे लोग हैं बताएंगे आपको, और बताने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक हम अपने रोज की संध्या में या किसी भी मंगल कार्यक्रम में जो संकल्प कहा जाता है उसको अगर याद करेंगे, ध्यान में आएगा कि हम 21वीं नहीं, दुनिया जाती होगी 21वीं शताब्दी में, हम 52वीं शताब्दी में जा रहे हैं। और वो भी पहली बार नहीं, 28वीं बार हमारी 52 शुरू होने वाली है, और वो भी इनकी 21वीं शताब्दी शुरू होने से 2 साल पहले शुरू होने वाली है। क्या हमारी भी कोई कालगणना थी या नहीं थी, या ऐसे ही जंगली देश था? कालगणना किस, ये तुम्हारे घड़ी और कैलेंडर के आधार पर होती है क्या? आजकल होती होगी, उसके भी तरफ ध्यान नहीं देते। एक वक्ता ऐसे ही भाषण कर रहा था, भाषण लंबा चौड़ा खूब हो गया। किसी ने बाद में कहा कि अरे इतना लंबा भाषण किया, सामने घड़ी दिखाई नहीं दे रहे थे क्या? बोले क्या करे, सामने घड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि घड़ी नहीं तो कैलेंडर तो लगा था सामने, उसको तो देखता।